हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 एग्रीकल्चर के पार्ट 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए गए थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो एग्रीकल्चर है वो जो इंडिया में सबसे पहला जो प्रोफेशन था वो सबसे पहला एग्रीकल्चर ही था। हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी 60% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है काम कर रही है। इसलिए जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि कुछ जो फार्मर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हर फार्मर जो है अमीर है, हर फार्मर गरीब है। कुछ फार्मर्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है। जो अमीर फार्मर्स हैं वो तो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स खरीद लेते हैं, जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स हैं वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन जो हमारे बेचारे जो हमारे गरीब किसान भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारे गरीब भाई बहन, अब क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड इन सब मॉडर्न इनपुट्स को ख़रीद सके, इसीलिए वो सिर्फ हमारी नेचुरल फर्टिलिटी और हमारे मानसून पर डिपेंड रहते हैं। हमारी सॉइल में कोई फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके वो नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड रहते हैं। और वहीं इरिगेशन की बात करें वो सिर्फ इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंड रहते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है, अब हमने सोचा कि क्योंकि हमारे इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है एंगेज है, इसीलिए हमने इस फील्ड को जो है थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और हमने कुछ रिफॉर्म्स बनाना भी शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्सेट्रा। जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कि जब हम छोटे छोटे लैंड के टुकड़ों को जो है मिलाकर एक बड़ी सी लैंड बना लेते हैं, हमारी होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन हो गया, कॉपरेशन हो गया, ये सब। अब जब हमारा जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था जो कि हमारा रिलेटेड था लैंड रिफॉर्म से। लैंड रिफॉर्म मतलब हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए एक रिफॉर्म बनाया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो अच्छे से जो है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। लागू कर दिया गया था लेकिन फॉलो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही थी, राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि जो ज़मीन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, उसके दो लड़के हो गए या 2 बच्चे हो गए, वो जो ज़मीन है, अगर उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो 1-1 एकड़ बच जाती। इस तरह से जो है राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन बट रही है, उसकी वजह से जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना भी हमारी गवर्नमेंट का काम है और इसलिए वो बहुत सारी रिफॉर्म्स बनाती है। तो 1960s और 70s के टाइम पर जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है, तो उसने सोचा कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इतने सारे लोग एंगेज हैं, तो क्यों ना हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को ही जो है स्ट्रेंथन कर दे। तो 1960s और 1970s के टाइम पे जो है हमारे 2 रेवोल्यूशन किए गए। फर्स्ट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेकंड इज़ वाइट रेवोल्यूशन। जो हमारा सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो हमारा फार्मिंग से रिलेटेड था, और जो हमारा वाइट रेवोल्यूशन था ये हमारा दूध से रिलेटेड था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें हमारे जो है बहुत सारे नए नए मॉडर्न इनपुट्स जो है हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि हम इन्हें भी यूज़ करके जो है अपनी खेती को जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अब ये जो है हमारा रिफॉर्म, ये जो है हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में। हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का एमसीक्यूज़ में भी, तो उसमें कौन कौन सा आ सकता है? हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ सकता है और वाइट रिवॉल्यूशन भी आ सकता है, और बाकी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। In the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated that included both institutional and technical reforms. यानी कि हमारा 1980s और 1990s में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, और जिसमें उन्होंने ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था कि हमारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने क्या क्या जो है कदम उठाए, क्या क्या इनिशिएटिव किए। अब ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिर से आते हैं हमारे
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में, ठीक है। सो सबसे पहले स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टीवी। यानी कि जब हम जो है वेदर फॉरकास्ट बताते हैं, टीवी में भी बताते हैं कि किस टाइम बारिश आ सकती है, बारिश की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं। सो उसी तरह ऐसे ही जो वेदर फॉरकास्ट या फिर हम कह सकते हैं वेदर बुलेटिन्स जो होते हैं, जो हमें वेदर के बारे में बताते हैं, सो वो हमें तो वो जो है रेडियो और टीवी पे आने लगे, जिससे कि जो फार्मर्स है उनको पता चल जाए कि बारिश आने वाली है या नहीं, और अगर बारिश आने वाली है और उनकी क्रॉप जो है बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए, सो वो अपनी जो क्रॉप है उसको किसी भी तरह से जो है प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड इज़ बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो चलाई गई। फॉर एग्जांपल हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हमारा KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि हमारा PAIS। अब ये जो हमारा PAIS वाला है, सो इसमें जो है कोई भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि हमारी क्रॉप के साथ जो है कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ओले पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती है, या फिर ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से जो क्रॉप थी वो ख़राब हो गई। सो इस तरह के जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं, सो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कंपेंसेट करती है। अगर किसी को जो है भारी नुकसान होता है, सो उस फार्मर को जो है इस स्कीम के द्वारा कंपेंसेट किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। यानी कि अब कोई व्यक्ति कोई फार्मर जो है उसको अपनी क्रॉप बेचनी है, लेकिन उसको क्रॉप जो है कोई ले नहीं रहा है। सो जो गवर्नमेंट है उसने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया है, यानी कि जो है 1.5 गुना, अभी जो रिसेंट का चल रहा है शायद वो 1.5 गुना है, कि जितना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फार्मर्स से लगेगा, यानी जो फार्मर्स है जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसका जो रेट होगा उस प्रोडक्शन का, सो उसके लिए जो है वो उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसकी 1/5, यानी उसका 1.5 का जो प्राइस है वो देंगे उसको उस क्रॉप के लिए। यानी जो हमारा फार्मर है अगर उसकी क्रॉप कोई नहीं लेता है तो वो गवर्नमेंट को भी बेच सकता है 1/5 के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ। अब बात करते हैं हम हमारे भूदान और ग्रामदान की। भूदान का मतलब हमारा होता है भूमि का दान, यानी ज़मीन का दान, और ग्रामदान का मतलब होता है ग्राम का दान, यानी हमारे गांव का दान। अब जो एक व्यक्ति थे हमारे विनोबा भावे, जिनका नाम था, सो वो जो थे वो एक सभा में गए हुए थे, और वहीं पर तो जहाँ पर वो सभा में गए हुए थे तो वहाँ पर सभा में बैठे कुछ फार्मर जो थे उन्होंने कहा कि हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। सो तभी जो है किसी फार्मर के कहते ही एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के जो व्यक्ति थे वो उठे, और उन्होंने जो है अपनी 80 एकड़ लैंड जो है 80 लैंडलेस विलेजर्स को बांटने की बात की। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक एकड़ जो है अपने मतलब मेरे पास 80 एकड़ ज़मीन है, और मैं 80 जिनके पास ज़मीन नहीं है ऐसे फार्मर्स को जो है मैं ज़मीन दे रहा हूँ, मतलब ऐसा मैं दे दूँगा या फिर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सबको अब एक एकड़ जो ज़मीन है वो मिल गई, और इस एक्ट को बोलते हैं हमारा भूदान, यानी भूमि का दान। फिर कुछ जो ज़मींदार थे वहाँ पर बैठे हुए, या फिर कुछ हमारे विलेज के ऑनर्स जो थे उन्होंने जो है गाँव को जो है दान करने की बात करें, विलेजेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के दान के, जिनके पास ज़मीन नहीं है ऐसे लोगों में। सो इस एक्ट को बोला जाता है ग्रामदान। और ये जो था ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें कोई भी जो है मारपीट या फिर कोई भी संघर्ष नहीं करने पड़े, ये अपने आप में जो है बहुत ही आसानी से हो गया। यानी कि ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, बिना किसी खून खराबे के जो है एक ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब बात करते हैं हम हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, यानी कि ऐसी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ICAR नाम की एक काउंसिल बनाई, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि हमारी एक संस्था बनाए, और संस्था हमारी किस में आएगी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। देन बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरिनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए। जो हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा सब्जी उगाने का ये जो हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं,
जब हम फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सो उसी का जो है डेवलपमेंट इस तरह का जो है उन्होंने एक स्टेप उठाया, एक कदम उठाया। उन्होंने जो है हमारे क्लाइमेट, वेदर, इन सब वेदर फॉरकास्ट इन सब में भी जो है डेवलपमेंट लेकर आए वो। यानी कि ये जो हमारे थे, ये हमारे ऐसे स्टेप्स थे जो कि गवर्नमेंट ने उठाए थे जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सके और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब बात आती है कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ी। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र डिक्रीज। सब्सिडी का मतलब होता है डिस्काउंट। सो जो फर्टिलाइज़र थे वो इतने महंगे होते हैं और ऊपर से उसकी सब्सिडी जो थी यानी डिस्काउंट जो था वो भी कम हो गया था। सो उसकी वजह से जो हमारे बेचारे इंडियन फार्मर्स थे जो कि गरीब थे वो फर्टिलाइज़र लेने में असमर्थ थे, अनेबल थे वो, जिससे कि फर्टिलाइज़र खरीद सके। हमारे इंडिया में जो है एक्सपोर्टेशन का काम जो था यानी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट होना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि हर कंट्री के जो लोग थे वो अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की सोचते थे, तो वो अब उनका ही जो प्रोडक्ट होता था उनको ही यूज़ करते थे, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करते थे। सो जो हमारा एक्सपोर्ट का काम था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो फार्मर्स थे वो अब भी पुराने तरीके से जो है फार्मिंग करते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र पे भी इतनी ज़्यादा सब्सिडी जो थी वो डिक्रीज़ हो गई, डिस्काउंट डिक्रीज़ हो गया। सो इतने महंगे महंगे मॉडर्न इनपुट्स जो हैं फार्मर्स नहीं खरीद पाते थे। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो है क्या इम्पेक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पर। 19th सेंचुरी इंडियन स्पीशीज़ वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज़। यानी कि हमारे कॉलोनियल पीरियड में का भी अगर हमने अच्छे से पढ़ी होंगी हमारी जो प्राइमरी क्लासेस हैं, सो उसमें हम पढ़ते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो हमारे स्पाइसेस को देखकर आए थे, वो हमारे रिसोर्सेज को देखकर जो है हमारे इंडिया में जो है अपना कब्ज़ा जमाने जो है आए थे, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज पर जो है अपना कब्ज़ा जमा सके। और जो कॉटन था वो हमारा सबसे ही अच्छा फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है माना जाता था। और जो हमारा कॉटन था वो ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी थी, तो उसको जो है हम जो है ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश्ड इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। यानी कि हमारी बहुत सारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो भी इतना अच्छे से जो है फ्लॉरिश हो गई, यानी कि वो भी इतने अच्छे से जो है ग्रो कर गई, किसकी वजह से, हमारे इस गुड क्वालिटी कॉटन की वजह से। और 1990s के बाद जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने और ज़्यादा नए नए चैलेंजेस जो है फेस किए। जो इंडिया था वो अब क्योंकि सब्सिडी जो थी डिक्रीज़ हो गई थी, यानी कि जो फर्टिलाइज़र का रेट है वो इंक्रीज़ हो गया था। सो इतनी महंगे फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पा रहे थे हमारे लोग। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, तो दूसरी कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट थी वो अपने वहाँ के फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी और सब्सिडी को जो है डिक्रीज़ नहीं बल्कि इंक्रीज़ कर रही थी। जो डिस्काउंट था वो घटा नहीं रहे थे, वो एक बार को बढ़ा रहे थे डिस्काउंट, लेकिन घटा नहीं रहे थे, और वो अपने फार्मर जो थे उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो जो इंडिया था वो उनके सामने जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा था, मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़। नए नए तरह के जो हैं हम सीड्स जो हैं बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं अच्छी वैरायटी हम सीड्स जो हैं बना सकते हैं, जिसकी जो हमारे फार्मर्स हैं वो अच्छे से क्रॉप उगा सके और उनको भी किसी तरह का प्रॉफिट मिल जाए। अब हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका जो है रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई होती है। इंडिया में जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जाती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, उसमें हम किसी भी तरह का मॉडर्न इनपुट जो है इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, और हमारे जो फर्टिलाइज़र वगैरह हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। Diverse cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase incomes and reduce environmental degradation. यानी कि हम जो है अपने क्रॉपिंग पैटर्न को जो है चेंज करके हम सीरियल्स ना उगाकर हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, यानी कि जिनको बेचने से जो है हमें ज़्यादा मुनाफा हो, हम उन क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इनकम है वो
इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी कम हो जाएगा। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी कि हम जो है हमारे क्लाइमेट में, हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारा जो क्लाइमेट है हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है अपनी जो क्रॉप है उसको अच्छे से उगा ले और हमारा जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाए। मैं क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं जो सोलर एनर्जी हम उसको भी जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे वो तो रीजनरेट हो जाएगी ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ना करके हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इंडिया में जो है अपना क्रॉपिंग पैटर्न को जो है चेंज कर ले, सो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब इंडिया में अगर हम जो है अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लेते हैं, सीरियल्स ना उगाकर हम अपने हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाते हैं, सो हमें जो है फिर सिर्फ फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाई वैल्यू क्रॉप्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। On the other hand, if India imports cereals while exporting high value commodities, it will be following successful economies like Italy, Chile and Israel. यानी कि जो हमारा इंडिया है अगर वो सीरियल्स को इंपोर्ट करेगा, यानी सीरियल्स को तो अपने यहाँ पर मंगवाएगा और हमारे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हमने उगाई हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी बाहर वाले देशों में भेजेंगे, सो वो हमारी इटली, चाइल और इज़राइल जैसी जगहों की तरह जो है सक्सेसफुल इकोनॉमी होगी, यानी कि हमारे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो, उसमें सुधार आएगा। These countries export farm products, example fruits, olives, especially seed and wine, and import cereals. यानी कि ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं ये हमारे फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें हमारे कुछ भी आ सकता है, हमारे सीड आ सकते हैं, वाइन, सीरियल्स आ गए, हमारे फ्रूट्स, ऑलिव्स आ गए, ये सब। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।